हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है और इससे पहले मैं आपको लगभग 18 से 20 ये वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं और मुझे आशा है कि आप सबने वो वीडियो के पार्ट जरूर देख लिए होंगे। तो आइए समय बर्बाद ना करते अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में जारी हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? 9वें स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर या तीसरे स्थान पर? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 9वें स्थान पर। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस आपने देखा होगा, ये एसएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछती है मिसाइल से, और ब्रह्मोस देखना पूछा जाएगा कैसी मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ठीक है, और इसका हाल ही में और ये किसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया? तो वो है DRDO के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन सी है दोस्तों? ये इसका आंसर। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसका आंसर सारे बच्चे मुझे जरूर दें। कर्नाटक में, उड़ीसा में, हरियाणा में या पंजाब में? देखो ऐसे सफल परीक्षण हरियाणा पंजाब में तो होते नहीं, तो कर्नाटक या उड़ीसा में इसका आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि देखो मैंने आपको 50-50 लाइफ लाइन लगा लो, मैंने आपको दे दी, पर मुझे आंसर जरूर सारे बच्चे सही दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उड़ीसा में। ठीक है, और नवीन पटनायक यहाँ पे आपको पता है CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 जीनोम का विश्लेषण करने वाला कौन सा ऐप डिज़ाइन किया है? जीनोम, आरोग्य सेतु, जैन या जीनो? कुछ बच्चे आरोग्य सेतु देखते टिक कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, तब आप आरोग्य सेतु पे टिक करोगे। लेकिन इसके अंदर आपसे पूछा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 जीनोम को का विश्लेषण करने वाला कौन सा ऐप डिज़ाइन किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जीनो। जीनो मिलते जुलते नाम है, आपको ने ऐसे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से 100% जैविक खेती का लाभ उठाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात, तमिलनाडु, सिक्किम या असम? इसके अंदर आप ये जरूर याद रख लेना, आपको राज्य का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कितने प्रतिशत जैविक खेती का लाभ उठाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो आपने याद रखना होगा ये है 100%। ठीक है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी सिक्किम, जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक। ठीक है, सारा डिस्कस करते हैं। ये राज्य बना था 16 मई 1975 को। फाइन, मैं साथ साथ इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि आप भी अगर कहीं नोट करें तो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि लिखने से अच्छी तरह ज़्यादा याद हो जाता है। फाइन, और इसकी कैपिटल हो जाएगी गैंगटॉक और लार्जेस्ट सिटी भी गैंगटॉक की है। यहाँ पे कुल जिले हो जाएंगे आपके 4 और गवर्नर हो जाएंगे गंगा प्रसाद। फाइन, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे प्रेम सिंह। ठीक है, अब इतना भी याद रखो, टिक कर लोगे। वैसे पूरा नाम है प्रेम सिंह तमंग। और यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 32 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1-1 सीट्स हैं, तो ये राज्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सिक्किम राज्य का खुद का हाई कोर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने हाल ही में किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 मीटर क्रिकेटर स्टेडियम का निर्माण करेगा? यानी हाल ही में भारत ने किस देश के हुल हुमाले, यानी एक जगह का नाम है, इसके अंदर स्टैटिक जी का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हुल हुमाले निम्न में से किस देश में स्थित है। और इसके अंदर भारत क्या करेगा? 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनाएगा और 22,000
सीटर है, मीटर नहीं है, सीटर, यानी उसके अंदर 22,000 लोग बैठ सकेंगे वो वाला क्रिकेटर स्टेडियम का निर्माण भी करेगा। श्रीलंका में, मालदीव में, बांग्लादेश में या भूटान में, ऐसा इस देश में भारत कर रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मालदीव में। ठीक है, ऐसा भारत मालदीव में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बासोगर का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या नेपाल। मेनली इसके नाम बताना है कि ये जो अभ्यास है नौसैनिक, ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चे फटाफट इसका आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ठीक है, बा आ गया तो बांग्लादेश, आ से ठीक है, बांग्लादेश आ गया तो उसके बाद भारत आएगा। फाइन। नेक्स्ट, जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हो जो ढाका, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। आपको पता है हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को सजा दी गई है, तो उनका क्या नाम है, ये भी आपको होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके वर्तमान में अब्दुल हमीद जी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, यहाँ पे हाउस स्पीकर श्री शर्मिन चौधरी जी, और चीफ जस्टिस हो जाएंगे आपके सईद मोहम्मद हसैन जी, और यहाँ पे लेजिस्लेचर को जतिया संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले आपके साथ पॉइंट नोट डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए आप इसको जरूर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के किस राज्य को स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किसमें? स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा या पंजाब। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आप क्वेश्चन को दोबारा चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है गुजरात राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस शहर में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है? हिसार में, अहमदाबाद में, त्रिलोकपुर में या बुंदेलखंड में। ऐसा हाल ही में भारत के किस शहर में इसका शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। ठीक है, मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। निम्न में से किसने 2020-30 के दशक को डेकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ या इसरो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? हाँ, वैसे मैं इन सब के जो आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रह गई थी वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे एक हो जाएगी आपकी यूरोप यूनियन, जो मेरी पिछली वीडियो में रह गई थी, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये फॉर्म हुई थी आपकी 1993 में, जिसका हेडक्वार्टर होगा ब्रुसल्स में। ठीक है, आप फटाफट नोट करते चलना। नेक्स्ट, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फाइन। एक है FAO, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा तो इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो फॉर्म हुई थी 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा रोम, इटली में। ठीक है, इटली की कैपिटल रोम है। फाइन। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में डिस्कस कर चुका हूँ। एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये फॉर्म हुई थी 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका लंदन में। और एक है MTCR, फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन। ठीक है, जो फॉर्म हुई थी 1987 में, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका जापान। जिसके अंदर कितने मेंबर हैं, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी नॉलेज के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस कर लूँगा। वैसे हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन ISA, इंटरनेशनल
सोलर अलायंस, ठीक है, जो 2015 में फॉर्म हुई है और इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पेरिस में है और नेशनल हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा यानी भारत में है, ठीक है, हरियाणा में है। फाइन। इंटरनेशनल वैसे इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा जाए उसके अंदर आपको पेरिस ऑप्शन में नहीं होगा, तब आपको हरियाणा या गुरुग्राम ऑप्शन में होगा, तब आपको उसको टिक करना है, ठीक है। और एक आपको पता है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो फॉर्म हुई थी 1957 को और जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना में। फाइन। ये कुछ महत्वपूर्ण है तो आप इनको जरूर याद रख लेना, ठीक है। और एक है शंघाई कॉरपोरेशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन, आप स्पेलिंग में मत जाना, वहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपने टिक करना ही है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। बच्चे इसमें जरूर कंफ्यूज होते हैं। शंघाई का हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। फाइन, आपने जरूर याद रख लेना है। और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आपका होमवर्क, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। निम्न में से देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो, SMART की फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस ने किया है, भारत ने की है, चीन ने या बांग्लादेश ने। ये क्वेश्चन ये बनेगा तो स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपने जरूर याद रख लेनी है। फाइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट? और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऐसा भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पुणे के अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पाइप वर्ड्स की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, दोनों या हरियाणा? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुसरनी को GI टैग दिया गया है? डले खुसरनी क्या है? ये एक मशहूर मिर्च है और इसको हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है MTS वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, असम की या त्रिपुरा की? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिक्किम की, ठीक है। और सिक्किम के बारे में सब कुछ मैं आपके साथ अपनी शुरुआत में वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? वो जाएंगे आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, ने कितने राज्यों में 42 CNG स्टेशन और 3 सिटी गेट स्टेशनों को लॉन्च किया है? 6, 9 राज्यों में, 7 राज्यों में या 1 राज्यों में? इसके अंदर राज्यों के नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। कितने राज्यों में किया दोस्तों इन्होंने? 42 CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और 3 सिटी गेट स्टेशनों का लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 6 राज्यों में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। UGC द्वारा देश के 24 फर्जी विश्वविद्यालयों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में सुना होगा कि देश में जो UGC, आपको पता है, जो सारी यूनिवर्सिटी वगैरह कंट्रोल करती है, उसने 24 फर्जी विश्वविद्यालय का लाइसेंस यानी उनको बंद कर दिया गया। और उसमें से आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया, यानी निम्न में से किस राज्य की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को UGC द्वारा बंद किया गया है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों?
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, लगभग ये लगा लो 10 से 15 यूनिवर्सिटी तो उत्तर प्रदेश की हैं जो हाल ही में यूजीसी ने उन विश्वविद्यालय को फर्जी यानी फर्जी घोषित करके उनको बंद कर दिया गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप कहीं से भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा वगैरह कोई भी कोर्स करते हैं तो आप एक बारी उस यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर चेक कर लिया करो। कई बार कुछ बच्चे देखो जिन्होंने वहाँ से फर्जी से किया होगा तो उनके तो सारे खराब, उनकी डिग्री वगैरह खराब होगी, उनको फिर पोस्ट अच्छी यानी अगर वो कहीं जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है। जैसे कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे बहुत दिक्कत आएगी, सरकारी में जाएंगे तब उनका सिलेक्शन हो पाएगा क्योंकि उन डिग्री को फर्जी घोषित करके वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद कर दी गई है। अब एग्जांपल लगा लो, आप सरकारी छोड़ कहीं प्राइवेट में देने के वो आपसे पूछेगा, आप कहोगे कि वहाँ से करेंगे, वो कहते हैं मैं तो नाम भी नहीं सुन रखा इसका। ठीक है, जैसे हमारे हरियाणा में ज़्यादा MDU DU वगैरह चलती है, दिल्ली वगैरह। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी रहते हैं वहाँ पे जो नामी यूनिवर्सिटी हो ना, जो एफिलेटेड हो, बस आप ध्यान से उनमें से ही किया करो। उत्तर प्रदेश राज्य का फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसकी कैपिटल है लखनऊ और लार्जेस्ट सिटी भी लखनऊ ही है। ठीक है, कैपिटल तो जरूर याद रखनी ही रखनी है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं। यहाँ पे कुल जिले हो जाएंगे आपके 75 और गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। फाइन। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी। कई बार यूपी के डिप्टी CM से भी क्वेश्चन बना है। और यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान मंडल भी है। यहाँ की विधानसभा में 100 सीट्स और विधानसभा में 403 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? देखो, अगर CA का पूछे ना, जो CA आया था तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से चुनौती देने वाला सुप्रीम कोर्ट का में पहला राज्य था केरल। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि कृषि कानून, जैसे आपको चल रहा है कि किसान आंदोलन सबको पता है न्यूज़ में, फाइन। और ये जो कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है जिसने उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दे रहा है? CA में आप केरल टिक करोगे और इसके अंदर आप किसको टिक करोगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। फाइन। छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसकी कैपिटल हो जाएगी नवा रायपुर। जहाँ पे गवर्नर है अनुसुईया उइके जी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, और ये INC पार्टी की है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 90 सीट्स है। ठीक है, आपको पता है विधानसभा में भी एक जो हमारे गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इसलिए आपने याद नहीं रखना है। यहाँ से राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 11 सीट्स है। और हाई कोर्ट पता होगा आपका, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ का खुद का हाई कोर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता किया है? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप या फेसबुक? ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है जिसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अमेजन इंडिया। ठीक है, जो अमेजन कंपनी है ये फाउंड हुई थी 5 जुलाई 1994 को USA में, जिसके फाउंडर सबको पता है जेफ बेजोस, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। ठीक है, और इसके की पीपल, प्रेसिडेंट, CEO, चेयरमैन, इस तीनों के तीनों जेफ बेजोस हैं। CEO इलेक्ट होंगे एंडी जैसे जी, और सीनियर VP हैं CFO ब्रेन ओल्वासिकी जी। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप मेनली इसके अंदर फाउंडर जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में जारी फोर्ब्स के अनुसार लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अडानी या मोहन अडानी? बच्चे अनिल और मुकेश में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने भारत के? ठीक है, ये कुछ समय अभी पहले न्यूज़ में आया था कि जो अडानी ग्रुप है वो ज़्यादा मतलब अपनी उसकी वेल्थ वगैरह इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये फोर्ब्स के अनुसार आपने बताना है। ठीक है, जो फोर्ब्स ने बताया हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और इसके अंदर मैं आपको पता है 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। ठीक है, अनिल अंबानी नहीं है, मुकेश अंबानी अगर पूछे तो वैसे आपको इतने टिपिकल ऑप्शन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत की किस राज्य की सरकार में उच्च शिक्षा के लिए ई लर्निंग यूट्यूब चैनल दिस्तावो शुरू किया है? मेनली आपने इसके अंदर बताना है कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये निम्न में से किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और ये उच्च शिक्षा के लिए शुरू किया गया? असम के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, गोवा के द्वारा या सिक्किम के द्वारा? फटाफट आंसर मुझे दें सारे बच्चे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोवा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश में फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया या जापान? हाल ही में किस देश में फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये सॉरी दक्षिण अफ्रीका है, कोरिया नहीं है, अफ्रीका है। जिसकी कैपिटल 3 कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रेटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन। आपको पता है केप टाउन, यहीं से ही जो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। ठीक है, मुझे आशा है कि अब आपको याद आ गया होगा। जुडिशियल है ब्लॉक फाउंटेन। अब मेनली केप टाउन जरूर याद रख लेना पेपर में, इतनी इससे ज़्यादा डीपली तो बन सकता ही नहीं है। यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है जोहान्सबर्ग और प्रेजेंट है सिरिल रामापोसा। फाइन, और यहाँ की लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है और यहाँ के अपर हाउस को नेशनल काउंसिल और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, निम्न में से विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन सी बनी है? इंडिया की नहीं पूछी, इसके अंदर आपसे विश्व की पूछी है। टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन सी बनी है? कुछ बच्चे रिलायंस इंडस्ट्री पे टिक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टीसीएस। ठीक है, जो फाउंड हुई थी 1968 में, जिसके फाउंडर हो जाएंगे आपके टाटा सन्स और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र में है। जिसके की पीपल है नटराजन चंद्रशेखरन जी, यहाँ पे एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया? रुद्रादम एक कौन सी मिसाइल है? ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका हाल ही में सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में किया गया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उड़ीसा में, असम में, केरल में या तमिलनाडु में? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है उड़ीसा में। फाइन, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य में नमदाफा टाइगर रिजर्व के केकड़े की नई प्रजाति एबोटिलफ्यूजा नामाडाफेंसिस पाई गई है? मेनली इसके अंदर आपको बताना है कि अगर ये क्वेश्चन बने तो ये किसकी एक प्रजाति है? ये केकड़े की। इसके अंदर देखो बहुत ही टिपिकल नाम है इसका, तो पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा? नमदाफा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? इससे पहले मैं आपके साथ कुछ जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य वगैरह उनके कुछ महत्वपूर्ण आपके साथ नेशनल पार्क डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले JNK के, जम्मू एंड कश्मीर के डाचिगम, सलीम अली। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण है, जरूर याद रख लेना। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है हमीश नेशनल पार्क और ये भी यहीं पे स्थित है। फाइन, ये 3 महत्वपूर्ण है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके 4-5 हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा आपका पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ग्रेट हिमालयन। ठीक है, हिमालयन ये तो आपको याद हो ही जाएगा। फाइन, थर्ड हो जाएगा आपका रोहिला नेशनल पार्क। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा आपका
श्री नहीं आएगा, शिकरी देवी रिजर्व, ठीक है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फाइन। और इसके साथ साथ अब असम का भी मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण बता देता हूँ। और आपको पता होगा जो हिमा दास है, जिसको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म असम में हुआ था, ठीक है, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पद पे इनकी नियुक्ति की गई है। असम के पहला महत्वपूर्ण मानस नेशनल पार्क, सेकंड हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, थर्ड हो जाएगा आपका नामेरी नेशनल पार्क, फोर्थ हो जाएगा आपका राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है, ये चारों के चारों जरूर ध्यान रख लेना है। और इसके साथ साथ पांचवा और लास्ट डिब्रूगढ़ सिकोवा नेशनल पार्क, ठीक है, 3 राज्यों के मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो राज्य है केरल, जो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। सेकंड हो जाएगा दोस्तों आपका पेरियार नदी केरल, पेरियार नेशनल पार्क केरल। थर्ड अन्नामुडाई शोला नेशनल पार्क, अन्नामुलाई में तो आपको सीधा ही डायरेक्टली क्या टिक करना होता है, वो केरल। 3 हो गए हैं, 3 और रह गया, चौथा कौन सा था दोस्तों, हाँ, एर्नाकुलम नेशनल पार्क। फिफ्थ हो जाएगा आपका पराम्बीकुलम नेशनल पार्क। और सिक्स्थ और लास्ट हो जाएगा आपका इंडुकी सवियर नेशनल पार्क, ठीक है। ये 6 के 6 आपने जरूर याद रख लेना है, बार बार आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस राज्य का फॉर्मेशन 20 फरवरी 1987 को हुआ था, जिसकी कैपिटल हो जाएगी ईटानगर और लार्जेस्ट सिटी भी है ईटानगर ही। यहाँ पे कुल जिले हैं 25 और यहाँ पे गवर्नर यानी राज्यपाल हो जाएंगे आपके बीडी मिश्रा जी। फाइन। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी। लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 60 यानी 60 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सफेद बाघों के लिए एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, फटाफट बताओ। एक मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया, और ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। अगर पेपर में कुछ पूछा जाए कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आप किसको टिक करोगे, तब आप गंगोत्री नेशनल पार्क पे टिक करोगे, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। फाइन। और एक और क्वेश्चन, 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा। इसके लिए आपके पास मात्र 10 सेकेंड है, सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पीएम मोदी ने विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, 250 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का या 225 रुपये का। हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में एक सिक्का जारी किया और ये कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, तो इसके अंदर आपको टिक करना होगा ऑप्शन बी 100 रुपये का। फाइन। और सिक्के और नोट करेंसी के बारे में आपके साथ कल वाली वीडियो में ही मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपके जो करेंसी वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं उसके अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप भेजिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है, असम, केरला, त्रिपुरा या पंजाब।
पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केरला। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे आंसर गलत लिखा गया है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी केरला। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FOA खाद्य एवं कृषि संगठन फुल फॉर्म को की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए PM मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 75 रुपये का ही, 60 रुपये का, 100 रुपये का या 105 रुपये का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए 75 रुपये का। 75वीं वर्षगांठ है तो 75 रुपये का ही तो सिक्का जारी किया जाएगा। और ये FOA खाद्य एवं कृषि संगठन की वर्षगांठ के रूप में ये स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंग द्रव्य है? मेलानिन, हीमोग्लोबिन, रेडोप्सिन या बिलिरुबिन? देखो सबसे पहले है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर आपको पता है एक होता है RBC और एक होता है WBC, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, कॉर्पोसेल्स कह लो या सेल्स कह लो। फाइन। आपको पता है रेड ब्लड सेल का रंग रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन है ये एक पिगमेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था तो एक ये पिगमेंट है। और हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको इज इक्वल टू HbO2 कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फाइन। और जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट क्या का काम होता है? पिगमेंट का काम ही होता है कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, और हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है, RBC को, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स को। और हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है? आयरन Fe जिसको आयरन कहा जाता है। ठीक है, फेरस जिसको Fe2+। फाइन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अब बात होती है बिलिरुबिन की। व्हाट इज द रीजन दैट द प्लाज्मा कलर इज लाइट येलो? यानी जो हमारा प्लाज्मा होता है उसका रंग लाइट येलो क्यों होता है? उसका रंग लाइट येलो कौन से पिगमेंट के कारण होते हैं? क्योंकि पिगमेंट ही रंग प्रोवाइड करते हैं। तब बिलिरुबिन आप टिक करोगे। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट प्लाज्मा कलर इज लाइट येलो। फाइन। तो अब सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर भी दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक आपको पता होगा हेपेरिन। जो हेपेरिन होता है ये एक सब्सटेंस है जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग हमारे इनसाइड दी बॉडी। आपको पता होगा कि जब आपको कहीं चोट वगैरह लगती है ना ज़्यादा, तो आप देखना कि कई बार थक्के जमे आते हैं खून के, तो इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉट हो रहा है ताकि वो ब्लड आपका ज़्यादा बाहर ना निकले। अगर ऐसा हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो बंदा अचानक से मर जाए, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, वो क्योंकि वो हेपेरिन के कारण नहीं होती है। ठीक है, आपने ये बात याद रख लेनी है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी या आयन नेसेसरी होता है? वो होता है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका डैश है? सदिश, परिमाण, दिशा या गुण? किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका डैश है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परिमाण। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28। आर्द्रता डैश का मात्रक है? वायु में दाब का, वायु की शांतता का, वायु प्रतिरोध का या वायु में नमी का? आर्द्रता डैश का मात्रक है। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें। क्या हो जाएगा दोस्तों? आसान और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वायु में नमी का आर्द्रता मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को डैश कहा जाता है? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन SSC ने पूछा है कि पुस्तकों के इलेक्ट्रिक स्वरूप को क्या कहा जाता है। जब भी इलेक्ट्रिक की बात आती है तो हम आई लगा देते हैं। ठीक है, आई पुस्तकें, ई पुस्तकें,
ई पुस्तकालय या ई लर्निंग, सॉरी ई लगाते हैं, आई नहीं लगाते, ई लगाया जाता है, ई कॉमर्स वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन वगैरह कुछ भी आते हैं उसके आगे ई लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ई पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आपको पता है हमारे देश में पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोरोना के बाद से तो और कितनी बढ़ गई है। दोबारा पता है आपको कोरोना कितना बढ़ता जा रहा है, आप अपनी सेफ्टी जरूर ध्यान रख लेना। अनएम्प्लॉयमेंट की कभी कभी डेफिनेशन पेपर में पूछ जाती है, जो आपको डायरेक्टली याद करनी होगी वो है, अ पर्सन इज एजुकेटेड willing to do job and also having ability to job but there is a no job in economy is unemployment। ठीक है, यानी एक पर्सन है वो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा भी है और वो काम करने को विलिंग भी है, ठीक है, और उसके पास एबिलिटी भी है काम करने के लिए, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, तब हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल गया है तो क्या उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? वैसे उसको जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है उसके अंदर रखा जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक आपसे अनएम्प्लॉयमेंट पूछ जाए तब आप कहोगे अ पर्सन इज एजुकेटेड विलिंग टू डू जॉब एंड ऑल्सो हैविंग एबिलिटी टू डू जॉब बट देर इज अ नो जॉब इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है हमारी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है आजकल मार्केट बहुत मंदी चल रही है, ठीक है, पता है कि किसी फील्ड में जैसे आजकल बहुत मंदी चल रही है, उसके बाद क्या होता है, जिससे डिमांड कम होएगी, प्रोडक्शन कम होएगी, सर्विसेज वगैरह कम होएगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट कम होगी, ये होती है रिसाइकलिंग। उसे कुछ समय के बाद जैसे धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स वगैरह सप्लाई करेंगे, सप्लाई के लिए उनको ह्यूमन वगैरह चाहिए, तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। ठीक है, और एक होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल ऑफ वर्कर एंड जॉब अवेलेबल इन दी मार्केट। जैसे कि आप लगा लो कि आप अकाउंट का काम कर लेते हो, ठीक है, जैसे आप अकाउंटेंट थे, लेकिन अब आप वर्तमान में कोई प्रोडक्शन मैनेजर बने हो या कुछ बने हो, यानी आपको जो स्किल है आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो उसको स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यानी आपका मिसमैच है जो आपकी स्किल्स हैं और जो आपको जॉब अवेलेबल है। ठीक है, जैसे बहुत हाई लेवल का किसी ने PhD वगैरह कर रखी है और लेकिन वो वर्तमान में कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है या टैली वगैरह कर रहा है, तो उनका मिसमैच हो गया ना। ऐसे मिसमैच को जैसे हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद दो रहेगी। इसमें क्या होता है, द पीरियड बिटवीन लिविंग वन जॉब एंड ज्वाइनिंग अदर जॉब। जैसे मान लो आज आपने एक जॉब छोड़ी है और आपको 10 दिन के बाद दूसरी जॉब मिलती है, तो जो ये पीरियड होता है बीच का, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट होगी एक आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारी आपको पता है मेनली एग्रीकल्चर साइट्स में होती है। जैसे जुलाई से अक्टूबर तक खरीफ की खेती की जाती है, उसके बाद अक्टूबर से मार्च में रबी की और मार्च में जून की जायद की। ठीक है, जो किसान खाली खरीफ की खेती करेंगे तो वो खाली जुलाई टू अक्टूबर ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सीजन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। फाइन, और एक लास्ट होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी हमारी खेती से संबंधित है। जैसे मान लो कि 1 एकड़ लैंड है, इसके ऊपर मात्र 4 बंदों की जरूरत है, 4 बंदे काम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के कारण या किसी कारणवश भी लगा लो वो 8 बंदे इस पे काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत हमें 4 की है लेकिन इसके ऊपर 8 काम कर रहे हैं, तो होती है हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स आर वर्किंग मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड से ज़्यादा काम करेंगे तो उसको कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं। और चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है, वैसे मैं आपको डिस्कस इसके अंदर हो चुकी है। व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी, चक्रीय साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारत के संविधान में बजट वर्ड नहीं यूज हुआ है, सबसे पहला पॉइंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया बजट की स्थान पर। मोरारजी देसाई, जॉन मैथाई, TT कृष्णमाचारी या RK षणमुखम चैटर्जी।
चैटी आर के आ गया तो सारे बच्चे मुझे आशा है सही आंसर देंगे और इसका आंसर भी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? लोथल, दैमाबाद, सरकोतदा या धोलावीरा। चारों के चारों मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, यानी पिछली 3-4 वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करा था कि ये हड़प्पा जो IBC की साइट्स वगैरह है कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी वगैरह में स्थित है। तो आज कुछ नहीं बताऊँगा, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दैमाबाद, ये गुजरात में स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था और ये 1852 में हुआ था। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए। और ये चौथा क्वेश्चन, ये निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? गंगाधर राव, विष्णु शास्त्री, गोपाल हरि देशमुख या कृष्णदास मूलजी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी कृष्णदास मूलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। लाल रंग का ग्रह डैश है, यानी निम्न में से किस ग्रह का रंग लाल है? सोलर प्लैनेट, यूनिवर्स से भी सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सन, जिसके आउटर पास्ट को कोरोना कहा जाता है, मैक्सिमम दूरी, मिनिमम दूरी को क्या कहा जाता है और किस डेट होती है, सारे क्वेश्चन बनते हैं। मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, ट्विन प्लैनेट किसको कहा जाता है, सब कुछ ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे सारे आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। लाल रंग का ग्रह डैश, शुक्र, शनि, मंगल या वरुण। सारे बच्चे फटाफट इसका आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मंगल, ये लाल रंग का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? बचपन में MBA, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। बचपन में MBA, ये ट्रिक यूनिवर्सल ट्रिक है, मुझे आशा है कि सब बच्चों को जरूर पता होगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, में इसके अंदर कुछ नहीं होता है। भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? स्थलीय सीमा 7 लगती है और 3 समुद्री यानी पानी से भी सीमा भारत के साथ लगती है। अगर टोटल पड़ोसी देश पूछे तो 10, 7 हो जाएंगे लैंड से, 3 हो जाएंगे वाटर के। और निम्न में से सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सी है? आप ये ट्रिक याद रख लेना, जैसे पेपर में ट्रिक बनाना और देख लेना। पाकिस्तान ने उसके पाकिस्तान तो क्योंकि बाद में नेपाल आ गया, ठीक है, नेपाल के बाद में म्यांमार आ गया और भूटान उसके बाद आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी भूटान। ठीक है, ये देखो हो गया ना। और अब भूटान के बारे में सिर्फ बता देता हूँ कि भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है। वैसे सबके बारे में आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एक हो जाएगा आपका सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? अनंतपुर साहिब, सिखों के 10वें गुरु हैं ये, अमृतसर, नांदेड़ या लुधियाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नांदेड़ में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 37। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को डैश कहा जाता है? नेपाली टका, लोटी, ब्रिक या नेपाली रुपया। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? करेंसी से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और नेपाल की हो जाएगी दोस्तों आपका नेपाली मुद्रा। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? SO2, यानी निम्न में से किसके कारण एसिड रेन होती है? SO2 के कारण, NO2 या CO2। केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3 सभी। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, SO2 और NO2 के कारण। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सकें। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, साथ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।